नमस्कार, मैं विकेश कुमार के डीएनएक्स टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा के लिए मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी के यहाँ, जो वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ हैं, टैरो कार्ड विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप में कौन विजेता होगा उसकी पहले ही घोषणा कर दी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत में सरकार बनाएगी, इसकी भी पहले ही घोषणा कर दी थी। आज हम उनसे वास्तुशास्त्र के विषय में बातचीत करने के लिए उनके पास उपस्थित हुए हैं। आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका डीएनएक्स टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। किसी सब्जेक्ट को जानने से पहले हाँ, आप हमारे दर्शकों को वास्तुशास्त्र होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे। वास्तुशास्त्र जो है यह एक प्राचीन काल से चला आ रहा शास्त्र है और इसमें हम दिशाओं को सम्मान देते हुए दिशाओं के हिसाब से अलग अलग दिशाएं होती हैं, 8 मुख्य दिशाएं होती हैं। उन 8 दिशाओं पर हमारा किस तरह का कार्य होना चाहिए, किस तरह का क्षेत्र होना चाहिए, किस तरह का हमारा शयन कक्ष, हमारा रसोई, हमारा स्नान का गृह, हमारा पूजा का स्थान, यज्ञ का स्थान, योग का स्थान या मास्टर बेडरूम किस तरह का होना चाहिए या माली को कहाँ बैठना चाहिए, इस तरह की चीज़ों का वृहद रूप में, विस्तारित रूप में गहन अध्ययन, मनन और चिंतन किया जाता है। वास्तुशास्त्र में बच्चों की जो स्टडी है जी, उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर बच्चा स्टडी करना चाहता है तो उसको कैसा वातावरण और उसके रूम का जो सेटअप है वो किस हिसाब से होना चाहिए? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और डीएनएक्स टीवी के सभी दर्शकों को मैं बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये डीएनएक्स टीवी की बहुत अच्छी पहल है। इसमें जब भी आज के समय में बच्चों का अध्ययन, बच्चों की स्टडीज़ और बच्चों का कैरियर जो है, बच्चों का जो फोकस्ड कैरियर है, वो बहुत बड़ा विषय है। और निश्चित तौर पर बच्चे जो हैं आने वाले समय के राष्ट्र नायक होते हैं, निर्माता होते हैं, भविष्य के निर्माता होते हैं। उनको एक अच्छा सुखद एक सफलतम कैरियर दिलाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि बच्चा यदि घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर स्थित मकान रूम में यदि रहता है तो उसकी पढ़ाई जो है निश्चित तौर पर ज़्यादा सकारात्मक रूप से देखी गई है। और यदि कोई बच्चा ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो कोण होता है घर का, उस स्थल में रह करके अपना अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, तो ये देखा गया है कि वह क्षेत्र अधिक विकसित होता है और वह बच्चा निश्चित तौर पर पढ़ाई अच्छा करता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो अध्ययन करने की जो दिशा है, पढ़ने की जो दिशा है, वह ईशान की तरफ रहे या पूर्व की तरफ रहे या उत्तर की ओर रहे। इन तीनों दिशाओं में ही चेहरा रख कर के पढ़ने से विद्यार्थियों को, बच्चों को निश्चित तौर पर अधिकाधिक लाभ मिलते हैं। इसके साथ ही छोटे मोटे मैं टिप्स आपको और बताता हूँ कि कोई भी जो बच्चा है वह अध्ययन करने के पूर्व पवित्र श्री गायत्री मंत्र का पाठ यदि करता है तो निश्चित तौर पर ऐसे बच्चे अधिक विकसित होते हैं, अधिक बुद्धिमान, अधिक तेजी, अधिक प्रज्ञावान, मेधावान और ऋतुम्भरावान होते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करना, मनन करना, चिंतन करना या गायत्री मंत्र का लेखन करना या गायत्री मंत्र का सुबह उठ कर के मोबाइल या अन्य माध्यमों से उसका श्रवण भी यदि कोई बच्चा करता है तो निश्चित तौर पर उसके भविष्य पढ़ाई लिखाई के प्रति ज़्यादा सकारात्मक मिलते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र में हम लोग सद्बुद्धि की ही कामना करते हैं, परमपिता परमेश्वर से, आनंद घन परमेश्वर से, नित्य शुद्ध बुद्ध युक्त स्वभाव युक्त ईश्वर से, प्रभु से हम लोग ये कामना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, हमें विवेक की प्राप्ति हो, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। तो गायत्री मंत्र का पाठ करना निश्चित तौर पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए ज़्यादा सकारात्मक होकर सामने आता है। साथ ही साथ छोटे मोटे टिप्स आपको मैं बता दूँ कि यदि बच्चों का स्टडी रूम यदि पीले रंग का है, यदि हमने वहाँ पर पीले रंग की रोशनी रखी हुई है या पीला कलर है वहाँ का, तो बच्चों के अध्ययन और ज़्यादा निखर के सामने आता है। साथ ही साथ बच्चे यदि पढ़ते समय सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करते हैं या पीले वस्त्र का प्रयोग करते हैं
तो इनके अध्ययन भी, उनका जो पढ़ाई है वह ज़्यादा गंभीरता के साथ अधिक विकसित होकर के सामने आता है। साथ ही साथ बच्चों को अच्छे खाद्य पदार्थ भी मुहैया करने चाहिए। जैसे बच्चों को प्राणायाम के लिए प्रेरित करना चाहिए, अनुलोम विलोम का अभ्यास, कपालभाति का अभ्यास और भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से इनके बच्चों की जो स्मरण क्षमता है, मेधा क्षमता है या पढ़ाई के प्रति जो लगाव है वो भी हम देखते हैं कि ज़्यादा विकसित होकर सामने आता है। जी, वास्तुशास्त्र में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं, ऐसा कोई वस्तु है जो मतलब बच्चों की टेबल पे अगर रहे तो उससे उसको पढ़ाई में ज़्यादा लाभ मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बच्चों के टेबल में एक क्रिस्टल जो गणेश होते हैं, गणेश जी हमारे, गणेश जी की एक फ़ोटो या गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा आप वहाँ पर रख सकते हैं। गणेश जी की अगर संभव हो तो एक छोटा सा कागज़ का जो प्रतिकृति है, आकृति है, उस फोटो को भी वहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। बच्चों के ईशान कोण में यदि वहाँ पर माता पिता और बच्चे पूजा अच्छी तरह से कर सकें तो भगवान को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति, माता सरस्वती की फोटो, ऐसी चीज़ें रखने से बच्चों को निश्चित तौर पर पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति, ज्ञान के प्रति भूख ज़्यादा बढ़ती है। जी, इसके अलावा जैसे इसके दुष्परिणामों की अगर आप चर्चा करते हैं, तो अगर बच्चे जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके रहने से उनके पढ़ाई में दुष्परिणाम मिलेगा उनको? जी हाँ, DNX TV बहुत ही सजगता से अपने जिम्मेदारी को निभा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। किसी भी बच्चों के टेबल के अध्ययन में वहाँ पर मोबाइल जो है, आज का जो साधन है, मोबाइल के साधनों का वहाँ पर न्यूनतम उपयोग होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल भी अध्ययन के ही काम आता है। तो जितना हम अध्ययन के लिए उपयोगी है उसको हम उपयोग में लाएं, और अन्यथा उस मोबाइल की जो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंग हैं, उससे हम थोड़ा सा दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली बच्चे जब सोते हैं, सोते समय उस रूम में वहाँ पर कोई भी मोबाइल या कोई भी लैपटॉप जैसी चीज़ें वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि उनको नुकसान होता है, जिससे कि उनका डिस्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा अध्ययन रूम में टीवी जैसी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो या ना हो ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। रूम ऐसा हो जहाँ पर आवाज़, रूम में बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से रूम हो, सौम्यता का वातावरण लिए हुआ वहाँ पर रूम होना चाहिए। इसके कलर बड़े सिंपल, जैसे मैं बताया कि पीला रंग जो है, येलो कलर की जो पुताई है, येलो कलर का जो रंग है वो ज़्यादा अच्छा अपील करता है, क्योंकि वो गुरु का रंग होता है, देव गुरु बृहस्पति का रंग होता है। साथ ही साथ सफ़ेद रंग जो है वो भी चंद्रमा का रंग होता है, तो वो भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इसके अलावा जो कलर होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन ना हो, डार्क जो है, हाँ, ब्लैकिश कलर ना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा वाला कलर ना हो, बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ना हो चीज़ें, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन बच्चों को जीवन में लाती है। इसके अलावा एक छोटा सा और सवाल था मेरा कि दिन भर में पूरे जो 24 घंटे का समय काल होता है, इसमें कौन सा समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा बच्चों के पढ़ाई के लिए? जी, दिन में सबसे पहले जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय माना गया है, हमारे पिताजी भी बहुत सलाह देते हैं लोगों को और बच्चों को, सभी को, हम सभी को प्रेरित करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वह अध्ययन काल के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। अगर यदि आप 3, साढ़े 3 बजे या 4 बजे उठ कर के यदि आप अपने अध्ययन में अध्ययनरत होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं ज़्यादा प्रवीण होते हैं, ज़्यादा मेधावान होते हैं, ज़्यादा विडम्बनावान होते हैं, इनकी स्मरण क्षमता अधिक होती है, इनकी पढ़ने की कैपेसिटी, यानी सिटिंग जो कैपेसिटी होती है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे अधिक समय तक, अधिक स्थायी रूप से अध्ययन को, पढ़ाई को समय दे पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे तो हमको पढ़ाई में बहुत समय देना होता है। जैसे हम 10th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, या IIT के लिए फ़ाइट करते हैं, या मेडिकल के लिए फ़ाइट करते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारा समय
अपने अध्ययन को देना पड़ता है और हमें एक टेबल में एक लगाव रख करके एक अभ्यास के साथ, एक पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी समग्रता के साथ हमको अध्ययन को करना होता है। तो निश्चित तौर पर जो बच्चे सुबह का समय का सदुपयोग करते हैं, जितनी जल्दी कोई बच्चा उठता है यदि, तो 3 बजे उठ के यदि कोई पढ़ता है तो ज़्यादा अच्छा है। बहुधा मैंने देखा है कि बच्चे रात के समय में पढ़ते हैं, माने रात के समय में लेट नाइट तक स्टूडेंट अध्ययन करते हैं अपना, और सुबह बड़ा देरी से उठते हैं। तो यदि वो थोड़ा सा यदि बच्चे इसको संशोधन कर लें, यदि कि रात्रि को 2 बजे से उठ करके 2 बजे से उठ करके लगातार यदि 8 या 9 बजे तक अपना अध्ययन कार्य को कर सकते हैं यदि, तो उस समय जो किया गया अध्ययन है वो निश्चित तौर पर उनको अधिक बल देगा, अधिक ज्ञानवान बनाएगा, अधिक मेधावान बनाएगा, और लंबे समय तक के जो पढ़ा हुआ है उनको स्मरण में रहेगा, मेधा में रहेगा, उनकी दक्षता में रहेगी। जी, ये तो हुई बात अध्ययन की। अब इसके जैसे अध्ययन पूरा अध्ययन करने के बाद साल भर बाद जैसे उनके एग्जाम्स आते हैं, जी हाँ, तो एग्जाम्स के समय में ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे उनको जो है उसका अध्ययन का ज़्यादा फल मिले? बिल्कुल सही जी। एग्ज़ाम के समय में निश्चित तौर पर बच्चों को एक काम जरूर करना चाहिए कि अपने ऊपर किसी भी तरह का तनाव या प्रेशर ना लें। एग्ज़ाम को यदि हम प्रेशर के रूप में लेंगे, दबाव के रूप में लेंगे, तनाव के रूप में लेंगे या बर्डन के रूप में लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो हमारी शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो उस वे में रिएक्शन देना शुरू कर देता है। तो हमें इस एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम को बहुत ही आनंद के रूप में लेना है और इसे एक सहज चुनौती के रूप में लेते हुए स्वीकार करना है, और इसको जीवन या मृत्यु का प्रश्न ना बना करके एक सकारात्मक रूप से एक आगे बढ़ने का माध्यम समझकर एक सकारात्मक चैलेंज के रूप में बच्चों को लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस समय में अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपने पर्याप्त न्यूट्रिशंस, पर्याप्त विटामिन्स और अच्छी चीज़ें जो हैं, जो हेल्दी डाइट है, उसको विशेष तौर पे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। इस समय गाय का जो दूध है वो बच्चों को पीना चाहिए। गाय के दूध के साथ शहद, च्यवनप्राश इत्यादि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सलाद का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जैसे ब्राह्मी है, ब्राह्मी जो है याददाश्त को बढ़ाती है, तो ब्राह्मी जैसी औषधि का सेवन चिकित्सक की सलाह पर, विशेषज्ञ की सलाह पर बच्चों को लेना चाहिए। च्यवनप्राश जैसी अच्छी चीज़ें आती हैं जो मेधा को, बुद्धि को, याददाश्त को बढ़ाती हैं, उनका सेवन करना चाहिए। लाइट भोजन करना चाहिए। पेट को हमेशा साफ रखना चाहिए एग्ज़ाम के समय में, ताकि कोई अड़चन ना आने पाए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां कब्ज से ही फैलती हैं। तो मठा आदि पदार्थों का, मठा जो होता है वो बहुत ही पाचक होता है, शरीर को शुद्ध करता है, वह शरीर को सारी जो गंदगी है उसको निकाल देता है। तो मठा आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और नींद भी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। एक पर्याप्त मात्रा में जो नींद होती है, 6 से 7 घंटे की जो नींद है, वह विद्यार्थी को निश्चित तौर पर लेनी चाहिए। और बर्डन से, तनाव से या अपने आप पे बहुत बड़ा प्रेशर किसी चीज़ का बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बहुत ही आराम से, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली चीज़ों को एग्ज़ाम को हैंडल करना चाहिए। विनीत जी ने जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, मुझे यकीन है कि वो आपके काम आएगी। समय समय पर हम ज्योतिष और वास्तु संबंधित विषयों पर विनीत जी से चर्चा करते हैं। आगे भी हम विनीत जी से इन विषयों पर चर्चा करेंगे, नए नए विषयों पर चर्चा करेंगे, वास्तु संबंधी, ज्योतिष संबंधी। विनीत जी, तब तक के लिए आप दर्शकों से और आपसे हम विदाई लेते हैं। मैं डीएनएक्स चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, और ये अच्छी पहल डीएनएक्स चैनल ने शुरू करी है। आपका बहुत आभार। जी, नमस्कार।